नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। दोस्तों, दीपावली का त्योहार यानी रोशनी का त्योहार, जिसमें पटाखों की चमक भी छुपी होती है। पूरे साल बच्चे और बड़े इस त्योहार का इंतजार करते हैं ताकि जी भर के पटाखे चला सकें। लेकिन पटाखों को जलाने से पहले इनका जोखिम जरूर समझ लें, क्योंकि जरा सी चूक भी गहरा जख्म दे सकती है। ये जोखिम हम जानेंगे डॉक्टर सुनील राठौर से, जो बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन है। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दीपावली का त्योहार बस आने ही वाला है, और ऐसे में दीपावली के त्योहार के दौरान जब हम बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चों को सबसे ज़्यादा क्रेज होता है पटाखों का। तो ऐसे में अगर बर्न्स की बात की जाए तो कितने प्रकार के बर्न्स देखने को मिलते हैं पटाखों से? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को इस खुशियों के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो खुशियां हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ गलती की वजह से ये गम में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसी त्यौहार से रिलेटेड जो पटाखों की जो इंजरी होती है या जो जलने का जो एक्सीडेंट होता है, उसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपका पहला सवाल है कि बर्न कितने प्रकार का होता है, तो यदि हम ग्रॉसली डिवाइड करें तो बर्न जो है बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला होता है फ्लेम बर्न। फ्लेम का मतलब होता है आग, यानी कि आग से यदि जलते हैं तो उसको हम फ्लेम बर्न कहते हैं। दूसरा होता है स्कैल्ड बर्न। स्कैल्ड बर्न किसी भी हॉट लिक्विड से हो सकता है। हॉट लिक्विड आपका हॉट ऑयल हो सकता है, हॉट वाटर हो सकता है, हॉट मिल्क हो सकता है। तीसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न 2 तरह का होता है। एक होता है लो वोल्टेज, यानी कि आपको घर के अंदर या हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उससे यदि करंट लगा हुआ है तो उसे हम लो वोल्टेज बर्न कहते हैं। दूसरा होता है हाई वोल्टेज बर्न, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है। जनरली ये जो बड़ी बड़ी 11,000 वोल्ट की लाइनें जो है खेतों के ऊपर से, या फिर जो बहुत सारी कॉलोनीज़ या बड़े बड़े एरियाज़ को सप्लाई करती हैं, उनके लिए बड़ी लाइंस जाती हैं, तो कई बार उनसे भी एक्सीडेंटल बर्न्स हो जाते हैं, जिन्हें हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न कहते हैं। यदि हम बर्न डेप्थ की बात करें तो बर्न डेप्थ के बेसिस पे बर्न ग्रॉसली 2 तरह का आप समझिए। पहला सुपरफिशियल बर्न होता है। सुपरफिशियल बर्न, जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि इसमें स्किन की ऊपरी परतों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये सुपरफिशियल बर्न है? इसमें आपकी जो स्किन है उसमें रेडनेस आ जाएगी, स्किन पील ऑफ नहीं होगी। कुछ कंडीशंस में स्किन पील ऑफ हो सकती है या ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। उन कंडीशन में भी आप कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल बर्न है। यदि बर्न होने के बाद आपको पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो भी आप कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल बर्न है। तो ओवरऑल हम बात करें तो यदि आपके स्किन में जलने की वजह से रेडनेस आ गई है सिंपल, या फिर कुछ ब्लिस्टर्स आ गए हैं, या फिर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है और कोई इंजरी आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल बर्न है, जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। दूसरा होता है डीप बर्न। डीप बर्न में जनरली स्किन का जो कलर है वो वाइटिश हो जाता है या फिर ब्राउन लेदरी हो जाता है। उन कंडीशंस में आपको जो स्किन है वो आपको थिकर नज़र आएगी और पेन कंपैरेटिवली लेस होगा। तो ये बहुत एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि यदि आपको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो ग्रॉसली अपन कह सकते हैं कि बर्न जो है वो सुपरफिशियल है, और पेनलेस है तो आपको और सीरियसली उसको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बर्न जनरली गहरा होता है। इसमें नर्व एंडिंग्स जल जाने की वजह से जो पेन का परसेप्शन है वो कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम जला हुआ है, वो जनरली ज़्यादा घातक होता है। जैसा डॉक्टर आपने बताया कि हमें ध्यान देना चाहिए बर्न्स पे, तो अगर बात की जाए बर्न्स के केसेस पे, तो जब दीपावली के दौरान ये बर्न्स के केसेस आते हैं तो कितने टाइप के ये देखने को मिलते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। तो हम एक फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, एक मदर, एक फादर और चिल्ड्रंस। यदि हम मदर की बात करें तो आपने देखा होगा इस फेस्टिवल के सीज़न में हर आदमी पकवान बनाने में व्यस्त है, अलग अलग तरह के व्यंजन का स्वाद लेना चाहते हैं, जो अपनी खुशियों को और 2 गुना तिगुना कर देता है। तो जो मदर्स रहते हैं जनरली हम देखते हैं इस सीज़न के दौरान में, तो उनमें किचन की में जो खाना वगैरह बना रहे होते हैं या फिर व्यंजन जो बना रहे होते हैं, उनकी वजह से हॉट ऑयल या स्कैल्ड बर्न, हॉट वाटर से बर्न होता है, या फिर फ्लेम बर्न्स हो सकता है। तो इस तरह के बर्न जनरली हम देखते हैं। या फिर देखते हैं कि जो मदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सजी धजी हुई हैं, घाघरा चोली पहनी हुई हैं, तो जब वो पूजा करने जाती हैं तो दिए जो आपने अपने घरों में लगाए हुए हैं वो
आग पकड़ लेते हैं उनके कपड़ों में, और शरीर में काफ़ी ज़्यादा, कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न के केसेस आते हैं। दूसरी हम बात करते हैं चिल्ड्रन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि मोस्टली जो सबसे ज़्यादा प्रोन है बर्न के लिए दिवाली वाले सीज़न में वो हैं बच्चे। तो बच्चे जनरली क्या रहते हैं, किचन में अपनी मम्मा के पास जाते हैं और कुछ हॉट ऑयल या हॉट वाटर वाली जो केटली या जो भी आपका पतीला है वो गिरा लेते हैं, तो उससे बर्न हो जाता है। क्रैकर ब्लास्ट बर्न बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। वो इतने समझदार नहीं होते हैं कि उन पटाखों के कैसे चलाया जाए, तो उसकी वजह से कई बार हाथ में उनके बर्न्स देखने को मिलते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होने के कारण कान में इंजरी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लैश रोशनी के कारण उनके कई बार आँखों में भी बर्न्स देखने को मिलते हैं। तीसरी हम बात करते हैं फादर की, तो वो घर को सजाने में व्यस्त रहते हैं। तो जनरली लाइटनिंग वो करते हैं, तो कई बार हाउस होल्ड लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न उनमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से कहना है कि कुछ पर्टिकुलर बर्न्स देखने को आते हैं, तो ये कहना गलत होगा। सभी तरह के बर्न्स केसेस देखने के आते हैं, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया, स्पेशली हैंड्स हो गए और फेस बर्न्स हैं, ये केसेस इस सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी, और अगर बात करें सेफ्टी टिप्स की, तो ये हमारा कार्यक्रम सभी दर्शकों के लिए इसलिए है कि दीपावली पर पटाखे चलाते वक्त उनको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सेफ्टी टिप्स देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही सही और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के टॉपिक के लिए। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों को हमेशा किचन से दूर रखें, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं है कि वो ये जज कर पाएँ कि किस चीज़ को उन्हें उठाना है और किस चीज़ को नहीं उठाना है। किचन में बहुत सारे व्यंजन बन रहे होते हैं, हम व्यस्त रहते हैं, तो उसके चलते बहुत कॉमन है स्कैल्ड बर्न होना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्कैल्ड बर्न का मतलब होता है किसी भी हॉट लिक्विड से, चाहे वो ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है। तो ये बर्न जनरली थोड़े से गहरे बर्न्स होते हैं। तो छोटे बच्चे स्पेशली जो समझदार नहीं होते, 3-4 साल से कम उम्र के रहते हैं, उन्हें हमेशा आप किचन से दूर करके रखें। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े ना पहनाएं। कई बार हम घाघरा, चोली या चुन्नी पहना के रखते हैं, या फिर कुर्ते पजामे उनको पहनाते हैं जो जनरली ढीले रहते हैं, दुपट्टे जो है वो डाल के रखते हैं। तो ये जो कपड़े हैं वो आपके जो दिए रखे हुए रहते हैं रोशनी के लिए, उन दियों से आग पकड़ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि सुंदर कपड़े पहनाएं आप, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बॉडी टाइट फिट में रहें, ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो आसपास की पेरिफेरी को कवर ना करें और बच्चा जज कर पाए कि मेरा कपड़ा कहाँ तक जा रहा है। तीसरी बात, अभिभावक जो हैं बच्चों को कभी भी अकेले ना छोड़ें, हमेशा उनके साथ रहें, क्योंकि उनके मानसिक परिपक्वता इतनी नहीं है, वो अपनी खुशी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको आसपास की चीज़ों का अनुमान नहीं लग पाता, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये पर्व ही खुशियों का है। तो हमेशा आप उनके साथ रहें। चौथी जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कि पटाखे चलाते समय हमेशा एक लॉन्ग स्टिक या फिर अगरबत्ती का प्रयोग करें, क्योंकि उससे आपके पटाखे जलाने की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगी और जलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम रहेंगी। कोशिश करें कि बच्चे जब भी आप पटाखे चलाते हैं, यदि वो खुद जलाने की ज़िद करते हैं, तो आप उनके हाथ को सपोर्ट करें और एक लॉन्ग स्टिक का यूज़ ज़रूर करें। पांचवी जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कि बच्चों को और इवन सभी घर वाले हमेशा फुटवेयर का यूज़ करें। उसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार हम जलती हुई फुलझड़ी या फिर कोई भी गर्म पटाखा उस सरफेस पर रहता है और हम नंगे पैर घूमते रहते हैं, तो उसकी वजह से पैरों में बर्न्स भी अक्सर कॉमन हो जाते हैं। तो हमेशा फुटवेयर जो है वो आप यूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हमेशा आप एक बाल्टी में पानी की व्यवस्था, हमेशा जहाँ पे भी आप पटाखे चला रहे हों, आप नहीं भी चला रहे हो, आपके फेस्टिवल का सीज़न है, हमेशा एक साइड में पानी से भरी हुई बाल्टी ज़रूर रखें, ताकि कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस यदि होता है तो पानी को आप इमीडिएटली उस बर्न वाले पार्ट पे पोर कर पाएँ, ताकि जो सीवियरिटी ऑफ बर्न है उसको रिड्यूस कर पाएँ। ये कुछ कॉमन टिप्स हैं, यदि आप इनको ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर पाएंगे और अपने फेस्टिवल को और ज़्यादा खुशियों के साथ मना पाएंगे।
जी, तो जैसा डॉक्टर ने कहा कि जब आप पटाखे जलाएँ तो टाइट फिटिंग के क्लोथ्स पहनें और लूज़ फिटिंग के क्लोथ्स को अवॉइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने सरफेस में आपके क्लॉथ है और इन केस कोई भी अनहोनी हो जाती है, इसलिए हमेशा टाइट फिटिंग के क्लोथ्स पहनें। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो जितने भी छोटे बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, पटाखे चलाते वक़्त अपने मम्मी-पापा के साथ ज़रूर रहें, उनके साथ मिलकर पटाखे चलाएँ, क्योंकि कई बार बर्न्स केसेस बहुत सीवियर भी हो जाते हैं और आपको बहुत नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि एक पानी से भरी बाल्टी हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी अगर जो नहीं चाहते हम वैसी अनहोनी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे में हमारे पास एक सेफ्टी मेजर के तौर पर एक बाल्टी भरी हुई पानी की होनी चाहिए। डॉक्टर, अगर बात करें हम कि कोई अगर जल जाता है और उस टाइम पे उसको तुरंत के तुरंत आराम देना हो, ऑन दैट स्पॉट क्या करना चाहिए हमको? देखिए, यदि कोई पेशेंट जल जाता है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें इस पैनिक सिचुएशन की वजह से अपोजिट डायरेक्शंस में चली जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी से भरी हुई बाल्टी हमेशा अपने पास रखना है। सपोज़ कीजिए कि कोई बच्चा या फिर कोई बुज़ुर्ग, सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक दोनों जो है एक पीक एज डिस्टेंस पे है, मतलब एक यदि बच्चा बोलें तो वो भी एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी बीमारी के लिए, और एक बुज़ुर्ग, तो उन दोनों का हमेशा स्पेशली ख्याल रखना है। और सपोज़ कीजिए कि यदि आप बर्न हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको उस बर्न वाले पार्ट पे ठंडा पानी डालना है। 5 या 10 मिनट के लिए आप अपने उस बर्न पार्ट को ठंडे पानी की बाल्टी में या फिर नल के नीचे रख भी सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बर्न का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस पानी का आप यूज़ कर रहे हैं वो कभी भी आइस कूल्ड नहीं होना चाहिए। गलती हम यहीं पे करते हैं। और ना ही उस जले हुए भाग पे हमें बर्फ़ का यूज़ करना है, क्योंकि कई बार हम सीवियर बर्निंग सेंसेशन की वजह से वहाँ पे बर्फ़ लगा लेते हैं। ये बर्फ़ टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो कर देता है और इंजरी की सीवियरिटी को बढ़ा देता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो आइस कूल्ड नहीं होना चाहिए और बर्फ़ आपको यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडा पानी आप यूज़ कर सकते हैं। कभी भी उस बर्न वाले पार्ट में आपको पैनिक नहीं होना है, और पैनिक होकर कोई भी आपको टूथपेस्ट या मुल्तानी मिट्टी या कोई भी घर का अनस्टेराइल पेस्ट यूज़ नहीं करना है। दूसरी बड़ी गलती हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि आप यदि उस अनस्टेराइल या गंदी चीज़ को आप वहाँ पे लगा लेंगे तो आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे देगा, लेकिन जो बर्न का जो घाव है उसमें इन्फेक्शन को जो है वो प्रमोट करेगा और सीवियरिटी जो है बर्न की वो बढ़ जाएगी। तो आपको ये किसी भी तरह का ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वैसा नहीं करना है। आपको सिंपली जो घाव है उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद क्लीन आप सिंपल इवन टैप वाटर से भी आप क्लीन कर सकते हैं। आपके पास नॉर्मल सलाइन हो तो उससे भी क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद यदि आपके पास कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम अवेलेबल हो तो उस एंटीसेप्टिक क्रीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ड्रेसिंग मटेरियल नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उस पर एक क्लीन रुमाल हो सकता है, साफ़ कपड़ा हो सकता है, साफ़ चादर हो सकती है, उससे आप रैप करें। और रैप करने के बाद आप नियर बाई जो भी अवेलेबल हॉस्पिटल हो, जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पे जाके आप एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लें। ज़रूरी नहीं है कि कोई वो बर्न और प्लास्टिक सर्जरी हो। इस तरह की यदि माइनर बर्न्स होते हैं तो आप उसमें प्राइमरी एड्स के थ्रू ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आपको लगता है कि बर्न बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको रश करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्लीन करके सिंपली जो अवेलेबल ड्रेसिंग मटेरियल है आपके पास आप रैप कर सकते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी आप मेडिकल अटेंशन ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है तो आप सिंपल पैरासीटामॉल या पेन किलर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है या फिर आप बुज़ुर्ग हैं तो हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही उन पेन किलर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और हाँ, यदि आपको किसी भी सिचुएशन में लगता है कि बर्न जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बॉडी के 10% जो सरफेस एरिया है उसको क्रॉस कर रहा है, 10% में अंदाज़न आप मान सकते हैं कि एक पूरा हाथ इन्वॉल्व हो जाए या छाती का आगे वाला सरफेस या पूरे पीछे वाला सरफेस है वो पूरा इन्वॉल्व हो जाए। तो ये मैं एक ग्रॉस आइडिया दे रहा हूँ। तो जब भी आपको लगता है, एक कॉमन सेंस है कि बर्न का एरिया ज़्यादा है, तो आप उसको घर पे ट्रीट करने की जगह बेहतर है कि एक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन या नियर बाई जो भी हॉस्पिटल अवेलेबल हो उससे कॉन्टैक्ट करें। इन सारी चीज़ों को करके आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर, अगर बात करें इन स्कार्स की, क्योंकि जैसे अगर किसी को बर्न हो जाता है, कोई सीवियर बर्न होता है, उसके बाद जो ये स्कार्स हैं, ये दाग हैं, ये कितने दिन लेते हैं जाने में?
देखिए, बर्न में जो भी स्कार मार्क बनते हैं, सवाल तो आपका अच्छा है, लेकिन जो भी स्कार मार्क बनते हैं वो डिपेंड करता है कि बर्न की डेप्थ क्या है। यदि सुपरफिशियल बर्न रहता है तो जनरली चांसेस रहते हैं कि कोई भी स्कार नहीं बनता है, यदि अपन प्रॉपर तरीके से उसको हीलिंग करते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग्स होते हैं, उन ड्रेसिंग्स को यदि टाइमली कर दिया जाता है तो स्कार की पॉसिबिलिटी कम होती है। दूसरा, डेफिनेटली यदि सेकेंड डिग्री डीप या थर्ड डिग्री बर्न होता है, जिसको उच्च तीव्रता का बर्न माना जाता है, उन कंडीशंस में स्कार बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले रहता है कि उस बर्न को प्रॉपर तरीके से हील किया जाए ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन स्कार बनने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। उसके बाद हम कम से कम 6 महीने का वेट करते हैं, क्योंकि स्किन अपने आप में बहुत अच्छी रिमॉडलिंग करती है। यदि माइनर स्कार रहता भी है तो आफ्टर द टाइम अराउंड 6 मंथ्स और 1 ईयर वो स्कार काफ़ी कुछ फेडेड हो जाता है। उसके बाद भी यदि रिमेनेंट स्कार रहता है तो कुछ रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरीज होते हैं, जिनमें स्किन ग्राफ्टिंग हो गया, जिनमें फ्लैप सर्जरीज हो गया, जिनमें कुछ लेज़र्स हो गई, कुछ क्रीम्स हो गई, उनको अप्लाई करके उन टेंडेंसीज को रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस किया जा सकता है। और स्कार का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का स्कार हो। बेटर होगा कि उसके लिए आप एक ट्रेंड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट करें, ताकि आपकी स्कार टेंडेंसी को वो रिड्यूस कर पाए और जो स्कार बना है उससे आपको रिलीफ दे पाए। तो अगर सेफ्टी मेजर्स आपने कहा था कि घर पे जो घरेलू उपचार भी करते हैं लोग कि बर्फ़ घिस लेते हैं या फिर टूथपेस्ट लगा लेते हैं, वो लगाना बहुत ही मतलब गलत हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल, उससे हमारी इंजरी बढ़ सकती है। बिल्कुल। साथ ही आपने कहा कि हमें फ़र्स्ट एड तो लेना ही चाहिए। अगर फ़र्स्ट एड की बात की जाए, कई बार लोगों से सुना है मैंने कि अगर कहीं जल गया है तो उस पे कपड़ा ना रखा जाए, पर आपका कहना है कि हम उसमें ड्रेसिंग कर सकते हैं। अगर प्राइमरी फ़र्स्ट हम कुछ कर सकते हैं तो उसमें ड्रेसिंग कर सकते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो ये ड्रेसिंग आप समझा सकते हैं किस तरह से लोग कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि कई लोग बोलते हैं कि हमें घाव को खुला रखना है, खुला रख के हवा लगेगी तो वहाँ पे घाव जो है वो भर जाएगा। जी। देखिए, कोई भी सुपरफिशियल बर्न रहता है तो डेफिनेटली आप उसको ओपन अप छोड़ सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो है, प्रकृति ने शरीर को ऐसा बनाया है कि यदि आप उस घाव को नहीं भरते तो प्रकृति जो है अपने आप में फाइट करती है, उस घाव को भर लेती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हमारी बाइक स्किड हो जाती है, सुपरफिशियल इंजरीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हील अप हो जाती है। लेकिन हाँ, यदि घाव गहरा है तो उसको यदि अपन खुला छोड़ेंगे तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन एयर के थ्रू आ सकता है। तो बेटर होगा कि हम उसको प्रॉपरली क्लीन करके यदि ड्रेसिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो डीपर बर्न्स होते हैं, जो थोड़े से गहरे बर्न होते हैं, उनमें यदि हम क्लोज करके ड्रेसिंग्स करते हैं तो वो ड्रेसिंग डेफिनेटली आपके घाव को नॉर्मल हीलिंग की तरफ ले जाएगी। तो उसका एडवांटेज क्या होगा? एक तो घाव आपका प्रॉपर तरीके से हील होगा, दूसरा स्कार बनने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम रहेगी। तो ये डिसीजन आपको नहीं लेना है कि हमें घाव को ओपन छोड़ना है क्रीम लगाकर, या फिर वैसे ही ओपन करके घाव भर जाएगा, या फिर कुछ ड्रेसिंग्स करना पड़ेगी। बेटर है कि आप जो है ये डिसीजन अपने जो है डॉक्टर, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन या फैमिली सर्जन या नियर बाई हॉस्पिटल है, आप उस पर छोड़ दें। तो इस तरह का डिसीजन लेना कि हमें ओपन छोड़ के घाव अच्छे तरीके से भरेगा, तो ये कहना गलत होगा। जी, तो जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, खासकर कि जो नन्हे दर्शक हैं वो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो ध्यान से सुने कि सर क्या टिप्स दे रहे हैं और किस तरह से हम पटाखे तो चलाएं, लेकिन कैसे बचें हम इंजरी से। साथ ही जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि टिप्स आप नोट करते जाएं, क्योंकि अचानक से बच्चों को अगर कोई घाव हो जाता है या क्या आपको उस टाइम पे करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आखिरी में मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि आपका जो त्यौहार है वो शुभ हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें, और हमेशा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आपको सब कुछ बताया ही जा रहा है कि 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि इस त्यौहार के साथ कोरोना पेंडेमिक जो चल रहा है वो जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप सब लोग सतर्क हो गए तो इस बीमारी पे हम कुछ हद तक कंट्रोल भी कर पाए हैं, लेकिन आप इस सतर्कता को नहीं भूलना है ताकि हम सुरक्षित रह पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसा सर ने कहा कि ये कोरोना काल की दिवाली है, ऐसे में पटाखों का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रदूषण से भी कोरोना फैलने के बहुत सारे चांसेस बताए जा रहे हैं। रिसर्च है जिसमें पता चला है कि कोरोना इस पटाखे के जो धुएं से उससे बढ़ सकता है। साथ ही अगर बात करें बर्न्स की, तो हमें हमेशा ध्यान रखते हुए ही पटाखे चलाने चाहिए और बड़ों के साथ मिलकर पटाखे चलाने चाहिए। टाइट फिटिंग के क्लोथ्स पहनने हैं, लूज फिटिंग के क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, और घर पे उपचार करने की बजाय हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए अगर इंजरी या स्कार बहुत ज़्यादा हो। डॉक्टर साहब, आज की जो खास पेशकश थी उसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दोस्तों आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर सुनील राठौर ने हमें जो टिप्स दी हैं वो सभी आपको ध्यान में रखना है और हैप्पी और सुरक्षित दिवाली मनाना है। तो आप सभी को हम सबकी तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।